हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा और आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो आपके होंगे सीटेट एग्जाम के लिए। तो जैसे कि अभी तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते आ रहे हैं, लेकिन अब भी हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ये आपका है 2011 का, याद रखिएगा। ठीक है, यानी जो एग्ज़ाम आपका 26 जून 2011 को हुआ था, ये इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम लिंक पे, तो डिस्क्रिप्शन में उसका टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगी, जहां आपको पीडीएफ, क्विजेस और क्वेश्चन पूछने का भी मौका मिलेगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो आप टेलीग्राम पे जाके पूछ सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन पहला क्या है? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? यानी अगर आप प्राथमिक स्कूल के टीचर हैं, यानी प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक वाले बच्चों को अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए किसे? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी रिक्वायर्ड इन अ टीचर एट द प्राइमरी लेवल? तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जिन लोगों को मतलब हिंदी समझ में नहीं आती, इंग्लिश इजी लगती है, या जिन लोगों को हिंदी इजी लगती है, मैंने दोनों लैंग्वेज में इस पेपर को बनाया है। तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको थोड़ा सा हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है। तो जगह अगर आप सीटेट का एग्जाम देते हैं, तो एक चीज जरूर याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिएगा। इससे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हिंदी में हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है। तो दोनों लैंग्वेज में समझने से आपको बेनिफिट जरूर मिलेंगे। सो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, यानी पेशेंस एंड प्रिस्टेंस। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, यानी प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग मेथड एंड लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, यानी प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, और पढ़ाने की उत्सुकता। ठीक है, तो ये जो आपके 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो राइट है। एक बार क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश में विजुअल हो रहा होगा, हिंदी वाला थोड़ा सा ऊपर है। तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है धैर्य और दृढ़ता। यानी अगर आप प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, यानी 1 से 5 तक वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, अब वो बच्चे होते हैं छोटे, तो आपके अंदर धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे क्या है कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में कोई भी छात्र हो, उसकी आराम से क्या कर सकता है, उसकी समस्या का समाधान कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एक टीचर के पास सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि अगर आप धैर्यवान हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां आप इरिटेट हो सकते हो, आपको गुस्सा आ सकता है कुछ, क्योंकि बात ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास अभी उतनी उतनी ज्यादा समझ विकसित नहीं हुई है कि वो चीजों को समझ के वो चीज कर पाए। इस वजह से कभी कभी बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, और अगर आप समझाते भी हैं तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद समझ भी नहीं पा रहे होंगे। तो एक टीचर के अंदर एक धैर्य होना जरूरी है, ताकि वो चीजों को अच्छे से समझ के रिलेट करके और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं या समूह पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? यानी जैसे एक शिक्षक लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में, मतलब स्टूडेंट को कहीं पे भी बैठने की अनुमति, इजाजत दे देता है, और कुछ विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, ग्रुप में बैठे हैं और कुछ डिस्कशन कर रहे हैं,
या समूह पठन कर रहे हैं, और कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ रहे हैं, है ना। अब एक अभिभावक ने ऐसा देखा, उसको ये चीज पसंद नहीं आई कि सब अलग थलग बैठे हैं बच्चे और अपने आप काम कर रहे हैं, टीचर कुछ नहीं कर रहा है। तो इससे निपटने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, यानी अ टीचर बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक नेचर allow student to sit anywhere in the class, so some student sit together and discussion or do group reading, while some sit quality and talks to themselves. सो यहाँ पे आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहली बात तो ऑप्शन देखते हैं। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वह उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें, है ना। तो यहाँ पे पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज देयर चाइल्ड सेक्शंस, है ना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ चर्चा पर, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उस पर चर्चा करनी चाहिए, यानी पेरेंट्स शुड एक्सप्रेस बिलीव इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बच्चा अलग थलग बैठा हुआ है, वो मतलब टीचर नहीं उसको पढ़ा रहा है, तो उसे अपने उस स्कूल से बाहर निकाल लेना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए या फिर आपको प्रिंसिपल से शिकायत करनी चाहिए। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के लिए सही बैठता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं राइट आंसर है वो आप सभी जानते होंगे। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, यानी बिलीव करना चाहिए, और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। जैसे कोई भी पेरेंट्स है स्कूल में आते हैं बीच बीच में देखने के लिए कि हाँ बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, स्कूल बेटर है नहीं है, तो एक तरीके से यहाँ पे एक चीज देखने लायक है कि अगर किसी टीचर ने बच्चे को कहीं पे भी बैठने की इजाजत दी है और बच्चे डिस्कशन ही कर रहे हैं, यहाँ पे आपने सारे उस पे देखा होगा क्वेश्चन पे कि बच्चे देखो चर्चा करते हैं, चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते, कुछ लोग अपने आप पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ग्रुप में बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ही हो रही है। लेकिन जो पेरेंट्स है वो चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार पेरेंट्स के हिसाब से ये होता है कि एक टीचर ही है जो केवल बच्चों को पढ़ाएगा, अपने आप बच्चे नहीं पढ़ सकते। तो उस माइंड सेट से उन्होंने ये सोचा कि मतलब ये स्कूल बेटर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी भी पेरेंट्स को ऐसा देख के डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले बहुत बड़ी चीज नहीं सोचनी चाहिए। सबसे पहले आपको पहली बात तो शिक्षक के साथ उस प्रॉब्लम पे डिस्कस करना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो वो आपको रीजंस बता के आपको संतुष्ट कर सकते हैं। यानी अभिभावक को शिक्षक पर पहली बात तो बिलीव करना चाहिए, बहुत जल्दी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए कि आपने ये सब क्यों किया, सही नहीं है, प्रिंसिपल से शिकायत कर देना। पहली बात तो उस शिक्षक पर जाके आप डिस्कस करो कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया है, प्रॉब्लम क्या है वगैरह जो भी है। चाहे मतलब कोई भी पेरेंट्स वगैरह आते हैं, पहली बात तो गुस्सा करने के बजाय सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम होती है उस पर डिस्कस करना चाहिए, ताकि पता चले कि आखिरकार जो टीचर ने उन्हें अपने आप अनुमति दी है कहीं पे भी बैठने की, तो वो क्यों दी है, राइट। तो इसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा जूम कर दूं शायद आपको दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, यानी यहाँ पे क्या है, थिंग्स लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट। तो ये जीन पियाजे जी की थ्योरी है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। तो ये जो जीन पियाजे महोदय जी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी, उनमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई है बच्चों के डेवलपमेंट के, यानी बच्चा जब विकास करता है तो इन 4 स्टेजेस में होकर गुजरता है, और उन 4 स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चे में, ये सारे इन स्टेजेस में लिखा हुआ है।
तो बात करते हैं कि जब बच्चे की दिमाग में लॉजिक लगाना किसी विषय के लिए, यानी वो चिंतन करना जब प्रारंभ करता है तार्किक रूप से, तो वो किस अवस्था में होती है? पहले अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। चौथी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फोर है संवेदी प्रेरक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। तो आपको बताना है कि किस अवस्था में बच्चे में लॉजिक लगाना शुरू हो जाता है। तो पहली बात तो याद रखिएगा, ये जो अवस्था होती है संवेदी प्रेरक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष की होती है, ठीक है। और आपको उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष होती है ये, ठीक है। फिर आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष होती है। और लास्ट में आता है 11 से ऊपर की अवस्था जिसको हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आई होप आपको चीज समझ में आई है। यानी सबसे पहले आपका संवेदी प्रेरक अवस्था है, फिर आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इनका ईयर याद रखना भी जरूरी है क्योंकि कई बार ईयर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्रम लगाने के लिए भी पूछे गए हैं। जब आपको क्रम लगाने के लिए भी आए तो आप इसी सीक्वेंस में लगा सकते हैं, जैसे मैंने ईयर दे रखा है, जैसे 0 से 2 यानी सबसे पहले आएगा संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन की अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 7 से 11 वर्ष के लिए, ठीक है। 7 से जो 11 वर्ष की ईयर होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, तार्किक रूप और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। जो मनोवैज्ञानिक हैं पियाजे जी, उनके अनुसार बच्चे में इस अवस्था में 5 प्रमुख विशेषताएं या अगर हम कहें योग्यताएं होती हैं। 5 योग्यताएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ देखो संरक्षण का गुण आ जाता है, बच्चा पहले अंतर नहीं कर पाता था, ठीक है। संख्या बोध बच्चों को होने लगता है, ठीक है, संख्या बोध का गुण आ जाता है। क्रमानुसार चीजों को लगाने का गुण आ जाता है, ठीक है। वर्गीकरण करने का गुण आ जाता है बच्चों के अंदर। और पारस्परिक संबंध की क्षमता भी विकसित हो जाती है। क्या होती है? पारस्परिक संबंध की क्षमता, पारस्परिक संबंध की क्षमता। इस पेन से ठीक से लिखता नहीं बनता ना, तो देखो क्लियर नहीं है आपको, लेकिन मैं मुंह से बोल रही हूँ ना, आप इसको सुन के समझ सकते हैं। यानी पहला देखो क्या था, मैंने कहा कि इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है, संरक्षण का, संख्या बोध का, क्रमानुसार का, वर्गीकरण का और पारस्परिक संबंध की क्षमता का। ये किसने कहा है? ये जो मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे जी ने कहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बच्चा इस अवस्था में क्या करता है, लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। किसी सब्जेक्ट या किसी इवेंट के लिए बच्चा लॉजिक रूप से सोचना शुरू कर देता है, किस अवस्था में? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको क्वेश्चन विजुअल हो रहा होगा, हाँ जी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मन का मानचित्रण संबंधित है, यानी माइंड मैपिंग इज रिलेटेड टू, मतलब मन का जो मानचित्रण है वो किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ठीक है, मन का चित्र बनाने से, बाय मेकिंग अ मेंटल पिक्चर, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, यानी फ्रॉम रिसर्च ऑन द वर्किंग ऑफ द माइंड, या फोर्थ ऑप्शन क्या है, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, यानी टेक्निक टू इनहेंस डायरेक्शनल अंडरस्टैंडिंग। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? पहली बात तो सबसे पहले अपने आप आंसर देने की कोशिश किया करिए। गलत होगा सही होगा वो बात की बात है, लेकिन आंसर करने से आपको भी समझ में आएगा कि आप कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से समझ पा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी मन का मानचित्र का अर्थ क्या होता है? मन की क्रियाशीलता से क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अतः क्या होता है कि किसी कार्य को करने से पहले अगर आपके माइंड में यानी आपके दिमाग में कोई अगर छवि उत्पन्न होती है, या कोई अगर आप रूपरेखा अपने माइंड में तैयार करते हैं, यानी कोई ड्राफ्ट तैयार करते हैं अपने माइंड में, वही होता है, क्या होता है? मन का मानचित्र होता है। यानी किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना, वो क्या होता है? मन का मानचित्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, नहीं तो शायद दिखेगा नहीं। अगर आपको ये स्क्रीन में बहुत छोटा दिख रहा होगा तो जूम कर लीजिएगा प्लीज, आपको अच्छे से विजुअल होगा। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। द बेस्ट वे ऑफ एड्रेस लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट स्पेशली एट द प्राइमरी स्टेज इज। तो विशेष रूप से प्राथमिक स्तर, आप जानते हैं 1 से 5 तक विद्यार्थियों को सीखने संबंधी जो भी प्रॉब्लम आती हैं उनको संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? यहाँ पे अगर हम बात करें, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धतियों का प्रयोग करना, या फिर क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करने, यानी यूज द वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन एबिलिटी, यानी अपनी एबिलिटी के अनुसार जो शिक्षण सामग्रियां हैं या टीचिंग मेथड हैं उनका यूज करना, वो आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो होता है, तो अगर आप प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का जो बेस्ट वर्जन होता है, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार जो भी बहुत जो अन्य, या अगर हम कहें मल्टीपल शिक्षण मेथड हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो प्राथमिक स्तर के छात्र हैं वह पूर्ण रूप से चीजों को समझ सके। इसके लिए जरूरी है कि आपको वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड अपनी उनकी एबिलिटी के अनुसार या क्षमता के अनुरूप शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फोस्टर्स क्रिएटिविटी इन लर्नर्स। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है, ऑप्शन पहला क्या है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्षण पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, या फिर अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्य के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, जहाँ पे पूछा गया कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, तो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, यानी प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू नर्चर द इनेट टैलेंट ऑफ ईच लर्नर, यानी प्रत्येक लर्नर की जो अंतर्जात प्रतिभा है, जो अंतर्जात टैलेंट है, उसको पोषण करने के उनको अवसर
ये जो अवसर वर्ड है ना, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है जो आपको सीटेट में ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो जहां बच्चों को किसी चीज को करने के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बच्चों को, वो जो ऑप्शन है वो हमेशा राइट की ओर इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे अगर सीटेट क्वालिफाई करना है तो थोड़ा सा ट्रिकी चीजें भी आपको याद रखनी पड़ेगी, कुछ ऐसे वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे जो डायरेक्टली पॉजिटिव को इंडिकेट करते हैं और राइट आंसर की ओर आपको लेके जाते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी जीन पियाजे जी से पूछा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। वह अगर हम बात करें सीटेट के लिए जीन पियाजे जी से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो एक चैप्टर ही बना लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए जहां जीन पियाजे से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं एक ही जगह इकट्ठा कर लीजिए विथ PYQ के साथ। तो ऐसे में क्या होगा कि एक ही जगह सारी मटेरियल उपलब्ध होंगे, तो आपको हर जगह भागना नहीं पड़ेगा और जीन पियाजे आपका रेडी हो जाएगा। तो जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में क्या करता है, तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। यानी अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में बच्चा तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, यानी स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन भी यही आपके 4 होंगे, जो इनकी 4 स्टेजेस हैं, यही 4 स्टेजेस से हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, संवेदी प्रेरक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो अवस्थाओं की मैंने आपको ईयर बताई है वो कौन कौन सी ईयर है। चारों ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं इनको डाल के इनकी ईयर जरूर लिख के मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि जो हमने पढ़ा है कि आप सच में ध्यान दे रहे हैं इन चीजों में और आपको याद है कि नहीं। एक तरीके से जब हम कोई चीज को टाइपिंग के थ्रू करते हैं, किसी चीज को लिखते हैं, तो वो हमें परमानेंटली याद हो जाती है, इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इस जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर मानी जाती है। तो 11 से जो ऊपर की अवस्था होती है, 11 ईयर से ऊपर की जो अवस्था, मतलब 12 ईयर लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे की अंतिम अवस्था होती है, आप जानते हैं पहली अवस्था आपका ये है, दूसरा अवस्था पूर्व है, तीसरी अवस्था मूर्त है और चौथी अवस्था आपका क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो मूल रूप से इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। जैसे हमने कहा ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में भी बच्चा लॉजिक से थिंकिंग करना स्टार्ट करता है, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है, बच्चा तार्किक चिंतन करता है। क्या करता है, तार्किक चिंतन करता है। इस अवस्था में बालक अन्य वस्तु के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में विचार करने में सक्षम हो जाता है और बालक उद्दीपकों की अनुपस्थित में भी उनकी जो भी विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं और अन्य बिंदुओं के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर देता है। देखो 11 वर्ष की जो ऊपर की उम्र होती है, इसमें बच्चा किसी चीज को एम ही एक्सेप्ट नहीं करता, उसके आपसे रीजंस पूछेगा, आपसे सवाल क्वेश्चन करेगा कि आखिरकार इसका, और अगर रीजन नहीं मिलेगा आपसे तो वो उसको खोजने की कोशिश करेगा, उसको ढूंढेगा कि आखिरकार इस चीज के करने का रीजन क्या है, मतलब ये चीज क्यों हुई है। तो वो जब लॉजिकली थिंकिंग करने लगता है ना, उस पर विचार करने लगता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी वो उत्तेजित होता है। तो वो अब अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, उनको भी समझने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो अवस्था होती है ये लास्ट स्टेज होती है, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि लर्निंग कैन बी इनरिच्ड इफ कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। अगर हम कक्षा में बहुत सारी जो टीचिंग मेथड हैं उनको अगर प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्न शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, यानी टीचर्स यूज अ वैरायटी ऑफ
लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन, यानी बच्चा जो टीचर है वो ढेर सारे लेक्चर दे रहा है, बहुत सारी व्याख्याएं कर रहा है। थर्ड है आपका कक्षा में आयुर्वेदिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, यानी रिलेटिव अटेंशन शुड बी गिवन द आयुर्वेदिक एग्जामिनेशंस इन क्लास। एंड फोर ऑप्शन है वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उसे प्रक्रिया को सुगम बनाए, यानी आपको जो वास्तविक दुनिया से कुछ एग्जाम्पल लेके आना है क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे एक दूसरे से रिलेट कर पाए, ये कहने का मतलब है। तो जो इसका राइट आंसर है यानी सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन नंबर डी राइट है, यानी वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उसे उस प्रक्रिया को क्या बनाए, सुगम बनाए यानी सरल बनाए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा, क्योंकि एक तरीके से क्या होता है, विद्यार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरण को देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं, है ना। इसलिए अगर एक टीचर वास्तविक दुनिया के उदाहरण को कक्षा में लाएगा तो क्या होगा, तो शिक्षक को समझने में आसानी होगी, मतलब जो सॉरी शिक्षक को नहीं, विद्यार्थियों को। तो सिंपल सा यही चीज है, अगर आप रियल दुनिया से एग्जांपल्स को लेके आएंगे और बच्चों के सामने रखेंगे तो बच्चा उनसे अपने आप को रिलेट कर पाएगा, क्योंकि उसने वो चीजें देखी हैं, वो चीजें सुनी हैं। तो बच्चों को उन चीजों में जोड़ना सबसे बेहतर होगा और जो जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी सीखना थोड़ा सा आसान होगा, इजी होगा। इसलिए हम उदाहरणों को ज्यादा लेते हैं ताकि बच्चा इजी तरीके से सीख सके, ठीक है। और हमें यही जो टीचिंग है इसको डिफिकल्ट नहीं, इजी ही बनाना है ताकि बच्चा आसानी से इसको कर सके। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देने हैं ताकि उस बारे में वो सोच सके, क्योंकि विचार करना इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी चीज के बारे में विचार नहीं करते उसके डेप्थ तक नहीं पहुंच पाते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें निम्न में से कौन सी सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, और फोर ऑप्शन क्या कह रहा है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि ऑप्शन आपको कई सारे सही दिख रहे होंगे। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए, ठीक है। जहां पे नहीं हो यानी नो दिया हो वहां उसको पहले ही हाईलाइट कर दो ताकि वो आपके निगाहों पे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो है आपका शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम होता है, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस। यानी क्या मतलब बच्चा वहीं सीख सकता है, अगर संस्थान हो, क्या संस्थान के बिना बच्चा नहीं सीख सकता, तो ये रॉन्ग आंसर है। क्योंकि देखो सीखने में किसी संस्थान का होना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आप बताओ क्या किसी संस्थान में बैठे हो जो ऑनलाइन सीख रहे हो, नहीं ना। आप घर बैठे किसी भी टीचर के थ्रू सीख सकते हो, आप ऑनलाइन माध्यम से सीख सकते हो। जो हमें ट्यूशन पढ़ाने आते तो हमारे घर पे भी बच्चे आते हैं, हम किसी के घर जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि हमें प्लेटफॉर्म ही चाहिए, एक संस्थान ही चाहिए पढ़ाने के लिए। अगर आपके पास शिक्षक है, आपके पास सिखाने वाला है, तो हम कहीं पे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कहीं पे भी हम सीख सकते हैं। कोई किसी मतलब संस्थान की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन में हम घर बैठे सीख तो रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जहां एकमात्र लिखा है एकमात्र, तो ये ज्यादातर निगेटिव को इंडिकेट करता है, यानी नकारात्मक, यानी गलत आंसर की ओर ये लेके जाता है। तो जब कोई चीज हो जाए कि नहीं बस यही है, केवल है, एकमात्र है, तो वो आपके लिए निगेटिव वर्ड है। तो इसको जब भी नोट्स बनाइएगा इसको ऐड जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके माइंड में हमेशा रहे कि ये वर्ड निगेटिव है और ये वर्ड राइट आंसर नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी यानी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th क्या होता है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। यानी अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है यानी उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके साथ कैसा वो होना चाहिए कि उसके जो माता पिता है, जो उनके फ्रेंड वगैरह हैं, वो दैनिक जो उनके डेली रूटीन के कार्य होते हैं उसमें बच्चे की हेल्प करनी चाहिए। के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उदाहरण उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है। तीसरा है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी जो जिसको बच्चे को विजुअली रूप से डिसेबल है उसको साथ जो विशेष व्यवहार करना चाहिए, स्पेशली ट्रीट करना चाहिए। लास्ट है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, यानी उसको आप छूट दे दो कि वो लोअर लेवल के जो भी टास्क हैं वो उसको कर पाए। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के लिए सही लग रहा है? ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। और श्रव्य यानी देखो उसको दिखाई नहीं दे रहा ना, तो अगर उसको दिखाई नहीं दे रहा तो उसको सुनने वाली जो चीजें हैं उनके माध्यम से उदाहरणों को क्या करना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि वो चीजों को बेहतर अब देखो कोई चीज आप बोर्ड पे लिखोगे, अब वो विजुअली रूप से मतलब डिसेबल है तो वो चीजों को देख नहीं पाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, हमारे पास 2 तरीके की सामग्रियां हैं, दृश्य और श्रव्य, और एक होती है दृश्य श्रव्य दोनों। अब यहाँ पे बच्चा अगर देखने में सक्षम नहीं है तो हम श्रव्य सामग्री का यूज करते हैं, है ना। बच्चा देखने में सक्षम है, सुनने में सक्षम नहीं है तो हम दृश्य सामग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ हम किसका, श्रव्य सामग्री यानी सुनने वाली जो सामग्री है सीडी वगैरह, उसके माध्यम से क्या करेंगे, उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे ताकि बच्चा अच्छे से उन चीजों को समझ सके। ठीक है। और उसके साथ समान व्यवहार करेंगे। जब बच्चे ऐसे बच्चों के साथ अगर हम स्पेशल ट्रीट करने लगते हैं ना, तो उन्हें अजीब सा लगने लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा स्पेशल ट्रीट क्यों हो रहा है। उनको लगता है फिर वो अपने को अदर बच्चों से अलग थलग महसूस करने लगते हैं कि सब बच्चों के साथ तो वैसे व्यवहार हो रहा है, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मुझ में ऐसा स्पेशल व्यवहार किया जा रहा है। तो ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट होती है ये बच्चों को और मतलब एक तरीके से उनके मन में गलत भावना विकसित करती है। तो अगर आप समान बच्चों के जैसा ही उनके साथ भी मतलब व्यवहार करेंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा कि मैं भी अदर बच्चों के जैसा ही हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। तो ये जो चीज होती है ऐसी चीज करनी चाहिए ताकि बच्चा अपने आप को बिल्कुल अच्छे से महसूस करे कि नहीं ये मेरे लिए सही है। तो और उसके साथ साथ आप श्रव्य यानी सीडी के माध्यम से उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो यहाँ देखो अभी एक्चुअली मैंने जो ये पीडीएफ बनाई है इसमें थोड़ा सा आपको जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा छोटा छोटा सा लग रहा होगा। अगली बार से मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगी ताकि आपको और थोड़ा विजुअल हो, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो कोशिश मेरी अगली बार यही रहेगी। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन थोड़ा दूर दूर हैं और विजुअल भी हो रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा मुझे छोटे लग रहे हैं, तो इसको मैं अगली बार से थोड़ा सा वो कर दूंगी। ऑप्शन क्या है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बी क्या है, शरीर में अवशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना। सी है सानिध्य संगत की आवश्यकता। और चौथा है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है शरीर में अवशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है, तो शरीर में अवशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना, यानी क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का संबद्ध नहीं है।
नहीं है पूछा गया था ना, तो भाई इसका संबंध नहीं है शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यानी वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण यानी स्कूल एवं क्लासरूम इन्वायरमेंट, सभागार, घर है आपका, खेल का मैदान है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर पहला यानी विद्यालय एवं कक्षा वातावरण पर्यावरण यानी स्कूल एवं क्लासरूम इन्वायरमेंट। यानी देखो विद्यालय एवं कक्षा वातावरण के द्वारा ही क्या होता है कि बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी संज्ञान मतलब आपका दिमाग से रिलेटेड है, उसके ज्ञान से संबंधित विकास को और बेहतर तरीके से क्या करेगा, डिफाइन करेगा। और अगर हम बात करें, क्योंकि विद्यालय और कक्षा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ विद्यार्थी को जो नीड होती है, उनकी जो समस्या होती है, उसका निदान आसानी से हो जाता है। उस प्लेटफॉर्म में बच्चा निश्चिंत होकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डैश 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। यानी इज कंसीडर्ड एन इंडिकेटर्स ऑफ मोटिवेटेड लर्नर, है ना। मोटिवेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है आंतरिक मोटिवेशन, एक होता है बाहरी मोटिवेशन। यानी जब आप खुद से मोटिवेट होते हो, खुद से अंदर से आपको करने की क्षमता आती है, तो वो होता है आपका आंतरिक मोटिवेशन। बाह्य मोटिवेशन यानी किसी चीज का लालच की वजह से, जैसे मान लो पुरस्कार पाने की लालसा की वजह से, भाई हम नौकरी ढूंढ रहे हैं कि कुछ बच्चों के माइंड में ये होगा कि भाई सैलरी के लिए अच्छी खासी सैलरी होगी उस हिसाब से। तो ये जो मोटिवेशन होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है। भाई देखो हम आईएएस बनना चाहते हैं, हमारे सपना है आईएएस बनने का, लेकिन हम आईएएस इसलिए नहीं बनना चाहते कि हम देश की सेवा करें, हम आईएएस इसलिए बनना चाह रहे हैं ताकि वहाँ इतना अच्छा मिलता है, गाड़ी मिलती है, एक रॉब रहती है, बहुत सारी चीजें हैं, मनी भी रहती है। अगर इस हिसाब से हम मोटिवेट होंगे तो कुछ टाइम तक तो वो मोटिवेशन रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद तक वो मोटिवेशन हट जाएगा, फिर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है कि हाँ मुझे आईएएस का एग्जाम देना है, देश की सेवा करनी है, अपना कंट्रीब्यूशन करना है, तो जब आप आंतरिक रूप से मोटिवेट होगे तो वो लाइफ टाइम के लिए होगा और तब आप आईएएस की एग्जाम अचीव कर पाओगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू में बता रही थी कि ऐसा होता है। तो जब आप अंदर से खुद से करने की रुचि होती है, वो आगे तक लेके जाती है, ना कि बाहरी किसी अभिप्रेरणा की वजह से। ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन है आपके शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, या कक्षा में अधिगम उपस्थिति। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, वो माना जाता है आपका विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, यानी आस्किंग क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, अगर क्या हो रहा है, अगर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, अभिप्रेरित है। क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने यानी बिहेवियर करने की क्या देता है, पावर देता है, यानी शक्ति देता है। छात्र अपने अधिगम के जो भी लक्ष्य होंगे तभी वो पूरा कर सकता है जब वो अंदर से अभिप्रेरित हो, यानी जब वो अंदर से मोटिवेटेड होगा, जब बच्चों के अंदर मोटिवेशन आएगा, तब उस लक्ष्य को आसानी से वो पूरा कर सकता है। तो जो टीचर होता है, छात्रों के जो पूर्व अनुभव होते हैं, यानी जो पहले की नॉलेज होती है, तथा विशेषकर अगर हम बात करें रुचि का प्रयोग करके वो क्या करता है, अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। और एक तरीके से ये भी होता है
कि जब बच्चा खुद से इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्टिंग होता है चीजें, और बच्चा अगर देखो क्लास में अगर कोई बच्चा आपसे क्वेश्चंस कर रहा है, आप पढ़ा रहे हो, आपसे क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब बच्चा एक्टिव है, बच्चा चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखो जब उस आप पढ़ा रहे हो, उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि वो चीजें सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। जब चीजों को समझ रहा है, उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तब वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछे, इसका मतलब है बच्चा इन चीजों में ध्यान दे रहा है, उसको इस चीजों में इंटरेस्ट है। बाकी खामोशी बिल्कुल चुप होके बैठ जाए, है ना, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, तो केवल इससे काम नहीं चलेगा, बच्चा अंदर से मोटिवेट होगा तो काम चलेगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, कौन सा लक्षण बुद्धिमान बच्चे का नहीं है? वह जो प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ठीक है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है? तो यहाँ अगर हम बात करें, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये कोई बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है कि आपने बड़े बड़े निबंध रट डाले, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर रटने से छात्र को हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उससे क्या होती है, समझ नहीं विकसित होती है, और जिससे आगे के प्रश्नों में उनको दिक्कत भी होती है। तो इसलिए रटना एकमात्र साधन नहीं है, हमको किस पे फोकस करना है? समझने में फोकस करना है, अंडरस्टैंडिंग में फोकस करना है। बच्चा अगर चीजों को समझ पाएगा तो वो रिलेट कर पाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। रटने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश 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 को जाता है। यानी इसका श्रेय किसको जाता है? पावलाव महोदय को, कोहलबर्ग को, स्किनर को और पियाजे को। तो इन चार मनोवैज्ञानिक के बारे में दिया है, आपको बताना है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसको श्रेय सीधा सीधा किसको जा रहा है? जीन पियाजे जी को जा रहा है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं। तो यहाँ पे और जो आपका उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं, उनमें बच्चा कैसे कैसे विकास के स्टेजेस में जा जाके कौन कौन से अंतर आते हैं बच्चे के अंदर, वो सारी चीजों के बारे में भी जीन पियाजे महोदय जी ने बताया है, स्कीमा वगैरह के बारे में बताया है। तो यहाँ जीन पियाजे से रिलेटेड जितनी भी चीजें थे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो अब दोबारा इस पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरत इस बात की होती है ना कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो उसको कितने अच्छे से पढ़ रहे हो। तो यहाँ अब सीटेट को बहुत लाइटली ना लेकर आप सीटेट पे थोड़ा सा और फोकस कीजिए, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जहाँ पे आपको बताना है उनका ईयर, यानी जीन पियाजे जी की जो 4 स्टेजेस है, उनका 4 स्टेजेस लिख के उनका ईयर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तभी मैं समझूंगी कि आप चीजें पढ़ रहे हैं, आप चीजें समझ रहे हैं। तो ये रही आज की क्लास। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीटेट अब आपके लिए कंपलसरी हो गया है। देखो ऑफिशियली कोई ऐसा हमें जजमेंट की कॉपी नहीं मिली जहाँ पे हम बिल्कुल फिक्स कर दे कि हाँ अब ये रूल लागू हो गया है। तो एक तरीके से ये भी होगा ना कि भाई अगर अखबार में दिया तो हम उसे डिनाई भी नहीं कर सकते कि भाई सीटेट बिना पास आप शिक्षक नहीं बन सकते। तो इस चीज को भी माइंड में रखिएगा कि आपके लिए सीटेट कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रैक्टिस के थ्रू मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने रखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं लगातार कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकेंड हो, दोनों में हम कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इधर से तो बिल्कुल अच्छे से रिलेट कर पाओ। और थ्योरी वाइज तो हम कर ही रहे हैं, तो थ्योरी की जो अगर क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, ताकि आपका जो तैयारी है वो और बेहतर हो सके। बाकी टेलीग्राम
ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। हम उस पर केवीएस वगैरह की भी तैयारी करेंगे। तो एक तरीके से क्वेश्चन जब हम क्विज के माध्यम से करते हैं तो इंटरेस्टिंग भी लगता है, और वहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछने का आपको अवसर मिलेगा। तो उस पर ज़रूर जुड़िए। हम सभी आपस में डिस्कस करके क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।